हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 27 जुलाई और आज हम 27 जुलाई का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रम में जो घटनाएं होती है हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों यह सीरीज ऑपरेशन सीरीज है, इसमें हर जो सुर्खी रहेगी उसको हम बेहतर तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर उसका विश्लेषण करेंगे। सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सब क्वेश्चन को अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मुद्दे एग्जाम में जिनसे प्रश्न बन सकता है उन पर भी बेहतर तरीके से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का जो है हमारा 27 जुलाई का करंट अफेयर जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे। और 27 जुलाई की जो सुर्खियां रही है दोस्तों, एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा, फिर हम उनको क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहली अगर हम बात करेंगे आज की, तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस। सीआरपीएफ स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है। यह जो है हमारे आंतरिक रूप से जो देश में अगर अशांति फैलती है तो उसको क्या करता है दोस्तों, शांत करता है, वहां पर व्यवस्था बनाता है। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका हमारे आज 27 जुलाई को आज जो है सीआरपीएफ दिवस के रूप में 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये है हमारी पहली सूचना। इसको हम बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्यों सीआरपीएफ जरूरी है, इसके कार्य क्या क्या है, क्या इसका नाम जो है पहले क्या था अब क्या है, सारी बातें जो है इसके विषय में वो हम अच्छे से समझेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा यहाँ पर चराई देव मैदान को संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। किसे? मैदान को। चराई देव जो है असम का एक जिला है दोस्तों, वहां पर एक जो है यह जो है प्रणाली है मैदान, जिसमें क्या किया जाता है, टीले बनाकर जो है दफनाने की एक प्रणाली थी। ठीक है, अहोम साम्राज्य की। इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे क्या है इसमें, क्या मतलब इसकी प्रक्रिया रहती है, अहोम साम्राज्य क्या है, राजवंश क्या है, उसको भी बेहतर तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इस प्रकार से रहता है, इसको हम समझेंगे। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों पेरिस ओलंपिक। 128 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जिसमें जो है स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होकर उसको क्या है, बाहर जो है वहां पर उसकी ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है। पेरिस ओलंपिक के बारे में जानेंगे, कहाँ कब कितनी बार हुआ है, सारी बातें यहाँ पर समझेंगे पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो ये हमारा बिंदु इंपॉर्टेंट है, आज का चर्चा का विषय रहेगा। महिला T20 एशिया कप। महिला T20 एशिया कप में जो भारतीय टीम है, भारतीय महिला टीम है, वो 9वीं बार कहाँ दोस्तों, फाइनल में पहुंची है। ठीक है, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अभी पहुंची है हमारी भारतीय महिला टीम। तो इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्या क्या इसके बिंदु है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बन सकते हैं, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ये भी विषय जो हमें अच्छे से देखना है। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, इनके बारे में अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ पर भी हम इनके विषय में थोड़ी सी जो है चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है इनका व्यक्तित्व कैसा था, बीजेपी में इन्होंने कितना योगदान दिया है, इनकी सारी बातें यहाँ हम एक बार अच्छे से समझेंगे। भारत अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि भारत ने हाल ही में किसके साथ जो है सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यहाँ पर अमेरिका। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो वो भी हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, क्या है यह मुद्दा, इसके बारे में भी अच्छे से यहाँ पर हम समझेंगे। अगला हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों यहाँ पर, सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित योजनाएं लागू कर रही है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, जैविक कृषि को जो है बढ़ावा देगी। इस विषय को समझेंगे अच्छे से, क्यों जरूरी है जैविक कृषि, क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्यों है, सरकार द्वारा क्या प्लान किया गया है इसके लिए, ये भी हम यहाँ पर अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों सारे जो है बिंदु हम आज के जो है इंपॉर्टेंट बिंदु इनको अच्छे से समझेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा आज का जो है इस सेशन का प्रारंभ करते हैं सीआरपीएफ स्थापना दिवस से। ठीक है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? सीआरपीएफ जो है यह क्या करती है, आंतरिक रूप से देश में यदि अशांति फैलती है या जो कानून व्यवस्था जो है ऊपर नीचे होती है, ऐसी स्थिति में ये जो क्या करती है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जो है इसका उत्तरदायित्व रहता है। ठीक है, अब समझना सीआरपीएफ, यहाँ पर दोस्तों सारी कहानी हम सीआरपीएफ की समझेंगे। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लो दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है इसका, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, फिर मैं इसके सारे बिंदु बताऊंगा। सीआरपीएफ से संबंधित सारे बिंदुओं को हम अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सीरीज है दोस्तों ऑपरेशन सीरीज। इसमें हम हर बातों का अच्छे से क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। फिर कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या करेंगे, हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल
फिर उसके बाद आ जाएगा रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों पुलिस, और यहाँ पर आ जाएगा फोर्स, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म। आप सभी जानते हो सीआरपीएफ जो है हमारा सबसे प्राचीन, अगर पुराना देखा जाए तो अर्धसैनिक बल जो है सीआरपीएफ ही है। अब सीआरपीएफ की दोस्तों बात करते हैं, आज जो है इसको क्या मनाया जा रहा है, इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मतलब 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, सीआरपीएफ स्थापना दिवस। अब बात समझना, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 27 जुलाई 1939 को, ठीक है। 27 जुलाई 1939 को किसकी स्थापना होगी, सीआरपीएफ की स्थापना होगी। अब इसकी स्थापना जब होती है दोस्तों, तब इसका नाम क्या रहता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्थापना के समय जो है इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा, आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं, सीआरपी। क्या नाम रहेगा, सीआरपी। अब यहां पर सीआरपी से सेंट्रल रिजर्व पुलिस मत समझ लेना, यहां पर समझना दोस्तों, सी से इसका नाम होगा, सी से यहां पर इसका नाम हो जाएगा क्या, क्राउड, क्राउन, ठीक है, क्या, क्राउन, ठीक है। आर से हो जाएगा दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और पी से इसका नाम हो जाएगा दोस्तों पुलिस, ठीक है। तो पहले इसका नाम जो था क्या था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना होती है सीआरपी की, इसलिए इसको जो है 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सीआरपीएफ दिवस। अब क्या होता है दोस्तों, एक अधिनियम आता है संसद में, कहां पर, संसद में एक अधिनियम आता है, भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम जो है एक आता है दोस्तों, कब आता है ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझना, 28 दिसंबर 1949, 1949 में एक अधिनियम आता है संसद में, जिसमें दोस्तों इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, सीआरपी, पहले इसका नाम ये हुआ करता था, देन उसके बाद इसका नाम जो वर्तमान में जो नाम है ये हो जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। इसका नामकरण कब होता है दोस्तों, 28 दिसंबर 1949 को। और दोस्तों इसी दिन जो सीआरपीएफ है ये किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, केंद्र सरकार के, किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार के, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे की बात समझना, इस समय जो है आप समझते हो दोस्तों, पुलिस फोर्स मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है, किस विभाग के अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय में उस समय गृह मंत्री कौन थे, ये भी आप याद रख लीजिए, उस समय गृह मंत्री कौन थे, उस समय गृह मंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये आप जानते हो दोस्तों गृह मंत्री कौन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इतना बिंदु आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब वर्तमान में दोस्तों कितनी 246 बटालियन जो है, कितनी 246 बटालियन किसके अंतर्गत काम करती है, सीआरपीएफ के अंतर्गत। ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये भी आप बात अच्छे से समझना। अब आपने इतनी सारी बातें समझ ली, ये है सीआरपीएफ, ये हमारे जवान है ना। 27 जुलाई को इसको मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। अब बात समझना सीआरपीएफ के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा दोस्तों, मुख्य बिंदु इसके क्या क्या है वो भी आप यहाँ पर देखना। देखो ये है सीआरपीएफ। अब इसके सारे आयाम जो है यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझना दोस्तों। देखो इसकी जिम्मेदारी क्या है, सीआरपीएफ की जिम्मेदारी क्या है, मोटा मोटा अगर हम पढ़े तो हमें समझ में आता है कि देश में आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक रूप से अगर अशांति फैल रही है तो ये क्या करता है, शांति बनाने की व्यवस्था करता है, ठीक है। ये इसका प्रमुख महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर समझना दोस्तों सीआरपीएफ क्या करता है। सीआरपीएफ जो है दोस्तों, यदि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, मतलब दोस्तों आपदा प्रबंधन की अगर बात आती है, आपदा प्रबंधन मतलब यदि प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ रही है, भूस्खलन हो रहा है या अधिक वर्षा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या करता है, ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने का काम भी कौन करता है, सीआरपीएफ करता है। अगर और मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन के टाइम पे यदि आप वोट देने गए हो कभी, तो आपने देखा होगा वहां सीआरपीएफ के जवान खड़े रहते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसी अव्यवस्था ना फैले, इसलिए वहां पर भी महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम किसका रहता है दोस्तों, सीआरपीएफ का। यही जवान जो है दोस्तों, जो वीआईपी लोग रहते हैं, वीवीआईपी लोग जो रहते हैं, उनको क्या करता है, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये कार्य करता है। इसके साथ साथ क्राउड, आप समझते हो क्राउड जो है दोस्तों, जहां पर भीड़ रहती है,
भीड़ वाले स्थल जहां पर दंगे जैसी स्थिति बन रही है वहां पर भी महत्वपूर्ण रोल कौन कौन निभाता है दोस्तों? सीआरपीएफ निभाता है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में समझी है। इसके साथ साथ अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम के लिए भी, आप में एग्जाम में भी इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। सीआरपीएफ क्या करता है दोस्तों? इसकी कई सारी इकाइयां हैं, उन इकाइयों के माध्यम से ये क्या करता है? कार्य करता है। देखो इसकी बहुत सारी क्या है? यूनिट्स। क्या है दोस्तों? इसकी यूनिट्स है। इन यूनिट्स के माध्यम से भी ये क्या करता है? शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है। देखो समझना, यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, RAF। आपने RAF नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स। ये नाम आप सभी ने सुना होगा। रैपिड एक्शन फोर्स जो है यह किसकी इकाई है दोस्तों? ये सीआरपीएफ की इकाई है। सीआरपीएफ की इकाई है रैपिड एक्शन फोर्स। मान लो दंगे हो रहे हैं और तुरंत वहां पर क्या है? एक फोर्स भेजनी होगी, तो क्या होगा दोस्तों? उस समय कौन सी फोर्स पहुंच जाएगी? रैपिड एक्शन फोर्स। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। स्थापना इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना याद रख लेना दोस्तों, अक्टूबर 1992 में जो है इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इस हिसाब से इसको याद रखना होगा। और भी इसकी बहुत सारी इकाइयां हैं, जैसे महिला बटालियन। इसकी एक और अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी एक और अन्य यूनिट जो है वो कौन सी है दोस्तों? महिला बटालियन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं महिला बटालियन। ठीक है, ये भी जो है किसके अंतर्गत काम करती है? सीआरपीएफ के अंतर्गत। अगर मैं इसकी और एक और बटालियन का बात करूं दोस्तों, इसकी एक और फोर्स की, वो है दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कोबरा। कोबरा आपको पता है बहुत प्रचलित है, कोबरा। ठीक है, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, कोबरा। फुल फॉर्म है इसका दोस्तों, यहां पर मैं अगर इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो ये है कमांडो। क्या नाम है दोस्तों? कमांडो। ठीक है, बी से आ जाएगा आपका बटालियन, कमांडो बटालियन रिसोल्यूट। कौन सी दोस्तों? रिसोल्यूट। यहां पर रिसोल्यूट एक्शन। ठीक है, ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिएगा कोबरा। और इसका काम क्या है? कोबरा क्या करता है दोस्तों? जैसे जंगल या ऐसे क्षेत्र जहां पर हमें क्या करना है, या तो अपनी फोर्स भेजनी है या वहां पर व्यवस्था का काम करना है, तो जंगलों जैसे या ऐसे क्षेत्र जहां पर मुश्किलों वाला काम है, ऐसी जगह कौन सी यूनिट काम करती है? सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट। तो ये भी आपके लिए क्या है यहाँ पर दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। इस बात को भी बेहतर तरीके से क्या कर लेना है? समझ लेना है। इसी प्रकार जो वीवीआईपी रहती है, उनकी जो विंग्स रहती है, उनके लिए भी ये जो है, ये इसकी जो है यूनिट जो है वो काम करती है। तो इसलिए सीआरपीएफ हमारे लिए अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये देश की सबसे पुरानी और प्राचीन जो है हमारी क्या है? अर्धसैनिक बल व्यवस्था है। ठीक है, आप जानते हो। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीआरपीएफ। और 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आज का बिंदु है, महत्वपूर्ण है, एक बार इसको अच्छे से समझना दोस्तों। 28 दिसंबर 1949 में जो है इसका नाम परिवर्तन करके सीआरपीएफ रख दिया गया था। और पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, ये मुख्य बिंदु है इसके कुछ, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु है हमारा दोस्तों, क्या है? यहाँ पर चराई देव, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये है चराई देव दोस्तों, चराई देव। और चराई देव कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में। ये भी बात आप जान लो। अब इसकी बात करते हैं कहा। देखो, चराई देव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। यूनेस्को जो है दोस्तों क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन हुआ, सांस्कृतिक कुछ गतिविधियां हुई, साइंटिफिकली अगर कुछ बात हुई, तो इनको क्या करता है? संभाल कर रखता है, इनको महत्व देता है। तो यहाँ पर यूनेस्को द्वारा जो है क्या किया गया दोस्तों? असम का एक जिला है चराई देव, उसमें एक प्रणाली है दोस्तों, मईदाम प्रणाली। कौन सी? मईदाम प्रणाली जो है कहाँ पर? असम के चेराई देव में। तो उसको जो है इसने सांस्कृतिक श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में दोस्तों? सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, अब बात समझते, थोड़ा सा यहाँ पर आना अंदर, अब समझना। देखो, ये है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं असम की। ठीक है, ये है दोस्तों असम। और असम का एक जिला है, असम का क्या है दोस्तों? एक जिला है जिसका नाम है चराई देव। ठीक है, इस चराई देव में एक राजवंश हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम है अहोम राजवंश। कौन सा राजवंश? 600 से 700 वर्ष पहले जो है,
600 से 700 वर्ष पुराना जो है यहाँ पर एक राजवंश हुआ करता था, अहोम राजवंश। अहोम राजवंश, ठीक है। इस राजवंश में क्या होती थी दोस्तों, इस राजवंश में एक प्रणाली अपनाई जाती थी, मई दाम प्रणाली। कौन सी प्रणाली, ये जो अहोम राजवंश है ये क्या करता था, एक प्रणाली अपनाता था दोस्तों, मई दाम, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, मई दाम प्रणाली, ठीक है। और ये है वो प्रणाली, ये क्या है, ये है वो मैदान प्रणाली जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखा, ये जो है ऊंचा ऊंचा एक टीला बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो और आसपास यहाँ पर ये पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारी स्थिति आप समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अहोम राजवंश जो है दोस्तों, इस राजवंश में क्या होता था, जैसे कोई राजघराने से संबंधित यदि कोई व्यक्ति है और उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसकी डेथ के समय उसकी जो भी पसंदीदा वस्तुएं हुआ करती थी, उन वस्तुओं को तथा उस व्यक्ति को क्या क्या किया जाता था, यहाँ पर दफना दिया जाता था, ठीक है। उनको क्या क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में यह जो है असम में एक सांस्कृतिक रूप से क्या है, विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि इंपोर्टेंट है दोस्तों। और यह अहोम राजवंश को भी क्या करेगा, उसकी जो विरासत को और क्या चार चांद लगाएगा, और लोगों के जो इस राजवंश के बारे में लोगों को जानने के लिए भी क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इसलिए आज जो है इसको क्या कर दिया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन से क्रम में दोस्तों, ये है 43 जो स्थान है भारत का, जिसको क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का कौन सा, 43वां स्थान, ठीक है। अब बात समझना, असम में ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी जो है असम में यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए, ये जो है दोस्तों किस श्रेणी में रखा गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में। सांस्कृतिक श्रेणी में रखा जाने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला ऐसा स्थल है। इसके अलावा अगर मैं असम में बात करूं तो दो और ऐसे स्थल हैं जिसके बारे में आप सबने पढ़ा है दोस्तों। एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और एक है यहीं पर दोस्तों, आप देखोगे एक और जो नाम है, मानस अभ्यारण्य। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मानस अभ्यारण्य। इन दोनों को भी जो है कब किया गया था, 1985 में। दोस्तों यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझना, 1985 में इन दोनों स्थलों को भी क्या कर दिया गया था, ये भी असम के ही है, और 1985 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट थे ही, ये प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो असम का चराई देव जिला जो है, वहां पर एक प्रणाली है, मैदान प्रणाली, जो अहोम राजवंश द्वारा क्या की जाती थी दोस्तों, अपनाई जाती थी। उसको जो है यूनेस्को की 43, मतलब भारत की 43 जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल की गई है, ठीक है। ये सारी बातें अब आपको यहाँ पर समझ में आई। अब थोड़ा सा इसको समझना दोस्तों, क्या होता है, देखो ये प्रणाली आपने देख ली, अच्छे से समझ ली। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, देखो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, ये है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को के बारे में आप सबने पढ़ा है दोस्तों। क्या होता है, यूनेस्को ने अपना पहला जो है विश्व धरोहर सम्मेलन जो है 1972 में किया था। 1972 में यूनेस्को का कौन सा पहला एक सम्मेलन हुआ था, विश्व धरोहर सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, विश्व धरोहर सम्मेलन। विश्व धरोहर सम्मेलन पहली बार जो है यूनेस्को का कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। उसके बाद से जो है दोस्तों, अभी जो है भारत में जो है इसका कौन सा 46 क्रमांक का जो है 46 क्रमांक का जो सम्मेलन क्या है, आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। सम्मेलन जो है 46 क्रमांक का जो सम्मेलन है आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब तक है दोस्तों, तो ये भी याद रख लीजिए, 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक ये चलने वाला है, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो भारत जो है दोस्तों, भारत में अभी इसका जो है 46 क्रमांक का जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सम्मेलन, ठीक है। सबसे पहले 1972 में हुआ था, और भारत में कौन से क्रमांक का है, 46 क्रमांक का है। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर मैं यूनेस्को की बात करूं दोस्तों, तो यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस फ्रांस जो है, पेरिस और फ्रांस में जो है इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 16 नवंबर
1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके जो दोस्तों वर्तमान महासचिव कौन है, इंपोर्टेंट है, आंद्रे अजोले जो है इसके क्या है, ये जो है इसके महासचिव है। तो ये सारे बिंदु आपको किस संदर्भ में याद रखने दोस्तों, यूनेस्को के संदर्भ में भी याद रखना। ये क्या करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन है, किसके संदर्भ में बात करता है, एजुकेशन, साइंटिफिक जो बातें रहेगी उसमें, कल्चरल जो बातें रहेगी, इन सब का क्या है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात आप सारी समझते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1972 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और अभी वर्तमान में 46 क्रमांक का जो सम्मेलन है जो भारत में 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। प्लस ये जो सारी बातें हैं, कौन सा राजवंश है दोस्तों, अहोम राजवंश इंपॉर्टेंट है। मैदान प्रणाली, क्या किया जाता है इसमें, जो राजवंशी या राजघराने के जो भी व्यक्ति रहे उनको अपनी वस्तुओं, जो उनकी पसंदीदा वस्तुएं रहती थी उनके साथ उसमें क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ये बात आपने यहाँ पर अच्छे से इसको समझ ली है। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं। ये चित्र आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रकार इसे बनाया गया है ये यहाँ पर, और ये ऐसा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ है, शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पूर्वोत्तर भारत का सांस्कृतिक श्रेणी में दिया गया है कौन सा दोस्तों, पहला ऐसा सूचीबद्ध किया गया स्थल है। अगर मैं असम की बात करूं तो यहाँ पर 3 ऐसे स्थल अब हो चुके हैं, इससे पहले 2, काजीरंगा और मानस, इन दोनों को 1985 में भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। चलो अब आगे हम बात करते हैं हमारे अगले बिंदु पर। हमारा आज का अगला विषय है दोस्तों पेरिस ओलंपिक। यहाँ पर दोस्तों पेरिस ओलंपिक की हम बात करेंगे। 128 साल के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह में किसी स्टेडियम से बाहर किया गया। उद्घाटन समारोह, ओपनिंग सेरेमनी जो है, पहली बार ओलंपिक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहली बार ओपनिंग सेरेमनी किसी स्टेडियम में न रखकर उसे बाहर कहीं एक दूसरे स्थान पर जो है करवाई गई है। तो ये जो एक रोचक तथ्य हो गया दोस्तों, समझने वाली बात है कि पहली बार 128 साल के इतिहास में कौन से ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। अब बात समझना दोस्तों, 26 जुलाई के दिन, कब, 26 जुलाई के दिन जो है रात 11 बजे से, ठीक है, आप सब जानते हो रात 11 बजे से जो है पेरिस ओलंपिक का प्रारंभ होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों पेरिस में एक जगह है, पेरिस में एक नदी है, उस नदी का नाम है सीन नदी। क्या है दोस्तों, सीन नदी। इस सीन नदी पर जो है क्या किया गया है, ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश विदेश के जितने भी जो है एथलीट्स थे वो सारे यहाँ पर पहुंचे हैं। किसके माध्यम से, नाव के माध्यम से, कोई कैसे जा रहा है। लेकिन एक बहुत अलग ही जो है इस बार का जो इनका कॉन्सेप्ट रहा है कि जो स्टेडियम में ना ओपनिंग सेरेमनी रखकर बाहर कहीं ऐसे स्थल पर इसको रखा गया। बहुत अच्छा सीन था, आपने देखा ही होगा। ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये पेरिस ओलंपिक का ही एक चित्र है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में पहली बार 128 साल के इतिहास में, अगर मैं 128 साल की बात करूं तो दोस्तों कब हुआ होगा, पहला हुआ था 1896 में, एथेंस में जो है पहला हुआ था ओलंपिक। ठीक है, अगर मैं दूसरे ओलंपिक की बात करूं तो 1900 जो है 1900 ईस्वी में जो है पहली बार जो है पेरिस में हुआ था। पेरिस में पहली बार कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार 1900 ईस्वी के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पेरिस में सेकेंड टाइम कब होगा, सेकेंड टाइम जो है दोस्तों कब होगा, सेकेंड टाइम होगा 1924 में, और थर्ड टाइम जो है ये 2024 में हो रहा है। तो इस प्रकार पेरिस में कुल कितनी बार, पेरिस में 3 बार जो है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। मतलब 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, ये है क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, 1896 आपको पता है दोस्तों पहली बार जो है एथेंस में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें थोड़ी सी एक बात और याद रखना, इसके 2 वर्ष, कभी भी आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। 1896 सबको याद है, इसके 2 वर्ष पहले ही दोस्तों 1894 में IOC का गठन हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों को क्या करती है, संचालित करती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों खेलों की जिम्मेदारी कौन निभाती है, IOC। तो 1894 में IOC का गठन किया गया था। और हाल ही में भारत की जो है नीता अंबानी जो है वो इसकी दूसरी बार क्या रही है दोस्तों, सदस्य बनी है। सेकेंड टाइम जो है इसकी क्या बनी है, सदस्य बनी है। ये भी आपको पता है, सेकेंड टाइम इनकी क्या बनी है, सदस्य बनी है। अगर मैं सेकेंड टाइम की बात करूं तो पहली बार कब बने थे दोस्तों, तो पहली बार रियो ओलंपिक जो हुए थे, रियो ओलंपिक जो 2016 में हुए थे, उनको ध्यान में रखकर इनको बनाया गया था। और अभी 2024 में ये जो है फिर से क्या है,
सेकेंड टाइम जो है इस कमेटी की क्या बन गई है, अध्यक्ष बन गई है। ठीक है, बात करते हैं वापस हम पेरिस ओलंपिक की। कौन सी नदी है दोस्तों, सीन नदी। कौन सी नदी है, सीन नदी है। और यहाँ पेरिस ओलंपिक में 206 देशों से जो है खिलाड़ी पहुंचेंगे। ठीक है, 206 जगहों से खिलाड़ी पहुंचेंगे, लगभग 10,000 के आसपास, 10,714 के आसपास जो है यहाँ पर क्या है, खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। अभी जो मेन बात जो है 128 साल बाद जो है सीन नदी पर जो है ये क्या बनाया गया है दोस्तों, पहली बार ओपनिंग सेरेमनी मनाई गई है। इससे पहले कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि स्टेडियम के बाहर कहीं ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। अब यहाँ पर एक बात और समझना, पेरिस में कितनी बार ओलंपिक हो चुके हैं दोस्तों, 3 बार। कब कब, 1900 में, 1900 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में और 2024 में। मतलब 3 बार इस जगह जो है 3 बार खेलों का क्या हो चुका है, आयोजन हो चुका है। ऐसी ही एक और कंट्री है जहां पर 3 बार जो है खेलों का आयोजन हुआ है, वो है दोस्तों लंदन। लंदन जो है यहाँ पर भी 3 बार क्या हो चुका है, ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। पहली बार हुआ था यहाँ पर 1908 में। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1948 में। ठीक है, और थर्ड टाइम हुआ था 2012 में। तो इस प्रकार ये भी एक कंट्री है जहां पर 3 बार खेलों का आयोजन हो चुका है। तो ये बात भी आप साथ में इसी तरह याद रख सकते हो। तो यहाँ पर जो है इस पेरिस ओलंपिक खेल का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में जो व्यक्ति थे, प्रमुख जो है, इनके यहाँ पर जो इनके प्रमुख है, राष्ट्रपति जो है, उन्होंने इनका क्या किया है, इन खेलों का शुभारंभ किया है, जिनका नाम क्या है दोस्तों, इमेनुअल मैक्रो। इन्होंने इसका क्या किया है, इन खेलों का शुभारंभ किया है। ये भी बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये सारे बिंदु क्या है दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाले हैं। सीन नदी याद रखना, सीन नदी जो है याद रखना। एक ब्रिज है ऑस्ट्रेलिड्स करके, ऑस्ट्रेलिड्स ब्रिज जो है, उस ब्रिज से जो है ये जो जितने भी खिलाड़ी है, लगभग 7,000 के आसपास जो खिलाड़ी है, वो नाव के द्वारा ऐसे 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 यहाँ से निकलते हुए, एक बहुत अच्छा मनोरंजन और बहुत अच्छा उस टाइम लगा। आप एक बार जरूर इसका वीडियो देखना। तो इस प्रकार इस खेल का जो है शुरुआत होता है, और आगे इसके बारे में जो है हम सारी जानकारी पेरिस ओलंपिक से संबंधित बातों को भी हम यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं दोस्तों, याद करने हैं। चलो आगे हम बात करते हैं महिला T20 एशिया कप। अगर मैं महिला T20 एशिया कप की बात करूं तो अभी भारतीय टीम ने 9वीं बार जो है फाइनल में पहुंच गई है। कितनी बार दोस्तों, 9वीं बार। यहाँ पर देखने वाली बात है, 9वीं बार जो है हमारी भारतीय महिला टीम जो है क्रिकेट की एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। किसको हरा के पहुंची दोस्तों, बांग्लादेश को। ये भी यहाँ पर याद रखना, किसे भारत ने पराजित किया है, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को हमने पराजित करके कहाँ पहुंचे दोस्तों, हम फाइनल में पहुंचे। ठीक है, फाइनल में पहुंचे। कितनी बार कंटिन्यू हमने देखा है, 9वीं बार। 9वीं बार भारतीय टीम पहुंची है। और दोस्तों महिला T20 एशिया कप की मैं बात करूं तो हमारी महिला टीम ने दोस्तों 7 बार इस खिताब को जीता है। कितनी बार, 7 बार हम जो है इसमें क्या रही है, हमारे यहाँ जो महिला क्रिकेटर जो है वो क्या रही है, विजेता रही है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ एक बिंदु और याद रखना दोस्तों, इन 7 बार में अगर देखा जाए तो हर बार हम क्या पहुंचे हैं, फाइनल में पहुंचे हैं। मतलब 9 बार अभी तक इसका, 9 बार जो इसका आयोजन हुआ है, और हर बार जो हम क्या पहुंचे हैं, फाइनल तक पहुंचे हैं। ठीक है, और 7 बार हम क्या है, इसके विजेता रहे हैं। एक बार 2018 में जो है हम चैंपियन नहीं बन पाए थे। इस टाइम जो है हम चैंपियन नहीं बने थे। बाकी लगभग सारे जो है फाइनल में हम पहुंचे हैं। 7 बार तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, एक बार हम हार चुके हैं, 8 हो गया। और एक 9वीं बार जो है हम फिर से कहाँ पहुंच चुके हैं, फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब दोस्तों हमारा फाइनल में मुकाबला किससे होगा, तो फाइनल में हमारा मुकाबला होगा दोस्तों श्रीलंका से। किससे होगा, श्रीलंका से। क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड सेमीफाइनल जो हुआ है उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो अब हमारी भिड़ंत होगी फाइनल में किससे, श्रीलंका से। श्रीलंका और भारत में, भारत की जो है महिला T20 जो है टीम आमने सामने भिड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और आज हमने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा है दोस्तों। बांग्लादेश को लगभग 83 रन पर ही हमने क्या कर दिया है, 83 रन पर ही हमने उनको आउट कर दिया था। और 83 रन हमने केवल 11 ओवर में ही बना दिए, और लगभग 10 विकेट से हमने ये मैच जीत लिया है। तो ये बातें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद जरूर रखना, 7 बार हम विजेता हुए, और इस बार जो है हम 9वीं बार कंटिन्यू फाइनल में पहुंचे हैं। और मतलब पूरी संभावना है दोस्तों हम ही जीतेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है,
ये यहाँ पर हमारे कुछ खिलाड़ी जो है खेल का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, प्रधानमंत्री नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री जी जो है कौन सी 9वें नंबर की जो है हमारी गवर्निंग काउंसिल बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसका उद्देश्य क्या है और इसका जो मेन एम क्या है ये याद रख लेना। एम या फिर इसकी थीम समझ लीजिए, इसकी थीम क्या है दोस्तों, इसकी थीम है विकसित भारत। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रख लेना। विकसित भारत @ 2047, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विकसित भारत @ 2047 क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हमने आकांक्षा रखी है हमारी कि 2047 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने 30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है दोस्तों। 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, 30 ट्रिलियन कौन से, यूएस डॉलर। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझना है दोस्तों कि 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है। 2047 तक हमें क्या है, भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो दोस्तों पीपीपी के आधार पर अगर देखा जाए, है ना, परचेसिंग पावर के आधार पर अगर देखा जाए तो हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर हम जीडीपी के आधार पर देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को तो वर्तमान में हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है। ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर समझने हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है दोस्तों, 2047 तक 30 ट्रिलियन जो है यूएस डॉलर तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। ठीक है, ये जो बिंदु है दोस्तों याद रखना, ये है इसकी थीम, ये है इसका मिशन कि 2047 तक हमें भारत को क्या करना है, विकास करना है, विकसित करना है, विकसित अवस्था में पहुंचाना है। दूसरी बात समझना, इसका एक मेन उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है ये समन्वय रूप से क्या करे, काम करे और ज्यादा से ज्यादा भारत की विकास पथ पर आगे बढ़े। ठीक है, ये भी इसके कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों समझना है। नीति आयोग जो है भारत में, नीति आयोग जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं कौन, इस कमेटी के, और इसका अध्यक्ष रहता है दोस्तों हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री जो माननीय हमारे नरेंद्र जी मोदी है। ये बात आप यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, चलो अगला बिंदु है हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अब नहीं रहे। ये बड़ा दुखद विषय है दोस्तों, प्रभात झा जी जो है वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों आपने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। एक बहुत अच्छी छवि थी इनकी, बहुत अच्छी छवि दोस्तों। कि देखो अब इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनका एक छोटा सा किस्सा भी आपको सुनाऊंगा जो इनके चरित्र को बताता है कि ये कितने अच्छी सोच रखते थे, कितने अच्छे इनके विचार थे। समझना यहाँ पर दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1957 में, 4 जून 1957 को इनका जन्म होता है बिहार में। कहाँ होता है दोस्तों, बिहार में। बिहार में इनका जन्म होगा। जन्म के पश्चात जो है इनके परिवार वाले जो है इनको कहाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्वालियर में ही फिर इनकी क्या होती है दोस्तों, इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, इनका ग्रेजुएशन बीएससी जहां से इनने किया, सारा क्षेत्र इनका क्या रहेगा, ग्वालियर रहेगा, जहां से इनने शिक्षा ली। फिर दोस्तों ये क्या करते हैं, फिर ये राजनीति में प्रवेश करते हैं और ये बीजेपी से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं दोस्तों, बीजेपी से जुड़ते हैं। बीजेपी में इनने बहुत ज्यादा सहयोग किया इन्होंने हर क्षेत्र में। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी इनने कार्यभार संभाला है। मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष थे दोस्तों ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। कब रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, 2010 से लेके 2012 तक, 2010 से लेके 2012 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला। इसके साथ साथ दोस्तों 2 बार यह जो है राज्यसभा में भी चयनित किए गए हैं। अगर मैं देखा जाए यहाँ पर तो 2008 और 2014 इन 2 बार जो है, ये 2 बार कहाँ है दोस्तों, ये राज्यसभा में भी जो है चयनित किए गए हैं। ये बात भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 2015 में, ये 2015 में दोस्तों बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों, बीजेपी के उपाध्यक्ष। ये बिंदु भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात भी यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको बेहतर तरीके से समझ लेना। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी दोस्तों तो 2005 में बीजेपी से ही इन्होंने उस समय एक पत्रिका का संपादन किया है, उसका नाम है दोस्तों कमल संदेश। कमल संदेश 2005 में इनके द्वारा संपादित की गई थी। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों।
एक समय की बात है, विजय माल्या जो है उन्होंने इनको क्या एक दारू या मतलब बियर जो थी वो इनको भेंट की थी। तो जब इनको वो प्राप्त होती है तो ये ऑफिशियली उस बात का विरोध करते हैं और बोलते हैं कि अगर इसकी जगह मुझे कोई किताब देते तो शायद मैं इससे कहीं ज़्यादा खुश होता। तो ये सारी बातें जो है इनको दर्शाती है कि इनका किस प्रकार का चरित्र रहा है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया जहाँ पर भी ये रहे। तो इनके लिए आज जो है हमारा मतलब ये जो दिन है थोड़ा भारी है, क्योंकि आज ये हमारे बीच नहीं रह पाए। तो ये बिंदु भी आपको यहाँ पर इनके बारे में भी समझना होगा। ठीक है, चलो आगे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भारत अमेरिका ने सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीधे सीधे ऐसे एग्जाम में पूछे जाता है दोस्तों, अंदर की बात नहीं पूछता है, लेकिन वो सीधी सी यहाँ से बात पूछ लेगा कि भारत ने हाल ही में सांस्कृतिक संपदा समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से अगर प्रश्न बन जाएगा तो वहां पर फिर आपसे प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भारत ने किसके साथ दोस्तों, अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि दोनों राष्ट्र जो है मिलकर क्या करेंगे, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक संपदा है, उनको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और जो भी इनके द्वारा चोरी की गई है कुछ संपदा है, उनका क्या करेंगे, उजागर करके उनको लौटाने का कार्य करेंगे। तो इसलिए भी ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे हमारा बिंदु है, सरकार देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित योजनाएं लागू कर रही है, जैसे परंपरागत कृषि योजना। कौन सी दोस्तों, परंपरागत कृषि योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या कर रही सरकार, जैविक कृषि को क्या दे रही है, यहाँ पर महत्व दे रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, एक ये इस योजना के बारे में बात कर रहा है, और ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला योजना। दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जैविक कृषि से संबंधित लोगों को जागरूकता फैलाना। ठीक है, ये बात आप जानते हो। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करेगी सरकार, 50 कितने 50 या इससे अधिक किसानों को क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी कि वो क्या करे, 50 एकड़ से अधिक जमीन पर क्या करें, 50 एकड़ से अधिक जमीन जो है उन पर क्या करें, जैविक कृषि करें, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है क्या कर सके, जैविक कृषि करें। और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, एक बात अच्छे से समझना है, यहाँ पर वर्तमान में क्या चल रहा है कि जो किसान वर्ग है वो ज्यादा उत्पादकता लेने के लिए अधिक से अधिक उर्वरकों का क्या करता है, प्रयोग करता है, अपनी खेती में ज्यादा से ज्यादा रसायन डालता है। इनिशियली तो उसको क्या मिल जाता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, लेकिन धीरे 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 उसकी भूमि क्या होने लगेगी, बंजर होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि भूमि से हम कितना भी रसायन डालेंगे उत्पादकता नहीं बढ़ पाएगी और धीरे धीरे भूमि बंजर होकर खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है, जिसमें क्या करना है दोस्तों, जैविक कृषि में जैसे कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन है ना, मुर्गी पालन, इन सबको बढ़ावा देना। और बढ़ावा देने के साथ साथ जो कृषि की जा रही है उसमें जो है पारंपरिक खाद जैसे गोबर है ना, लकड़ी के डंठल, इनका प्रयोग किया जाना, जिससे क्या हो, भूमि भी सुरक्षित रहे और उत्पादकता भी धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार जो है क्या कर रही है, इस प्रकार की कुछ योजनाएं चला रही है। इसमें यह भी योजना याद रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चलाया गया जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए यह जो मिशन था 2015 में इसे क्या किया गया था दोस्तों, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये सारे बिंदु जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज के विषय में हमने ये सारी बातें अच्छे से चर्चा की है, महत्वपूर्ण है दोस्तों सारे बिंदु। इसी प्रकार इस ऑपरेशन सीरीज में हम हर प्रश्न लेंगे और उसके सारे आयाम को क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि प्रश्न यदि बनता है तो वो इसी आकार से बनता है। यदि कहीं से भी इन प्रश्नों से प्रश्न बनेगा तो हम बेहतर तरीके से उस प्रश्न को क्या है, कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।